Good morning, dear students. In the previous lecture, we got certain idea about the first law of motion. First law of motion में हमने क्या पढ़ा कि any object resist the change in its state. ठीक है? So until an external unbalanced force acts on an object, the object that is at rest will remain at rest, and the object which is performing particular motion will continue that uniform motion in a straight line unless an external unbalanced force acts on it. तो ये जो टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट की टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट, वेदर इट्स इन द इट्स ओरिजिनल स्टेट इज ऑफ रेस्ट और इट्स ओरिजिनल स्टेट इज ऑफ मोशन, तो दोनों में से किसी भी प्रकार में उसको चेंज करना है, रेस्ट से मोशन में आना है या मोशन से रेस्ट में आना है, तो वो जो चेंज है उसको कोई भी ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करता है एंड दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज इनर्शिया. Then I also explained you one activity. Okay, we took a glass, put a cardboard on it, then we put a coin on it. When I flicked the cardboard moved away because I applied force on the cardboard. But the coin which was on the cardboard resisted the change in its state. Okay, it wanted to remain there only. तो क्या हुआ, नीचे से कार्डबोर्ड चला गया and then the coin dropped into the glass. That thing happened due to the inertia of the coin. Okay, so now as I said previously कि हर ऑब्जेक्ट की ये टेंडेंसी होती है कि उसको वो अपना स्टेट है उसको पकड़ के रखना है, अपने स्टेट को चेंज नहीं करना है. जो ऑब्जेक्ट रेस्ट कर रहा है उसको रेस्ट ही करना है, जिसको मोशन जो ऑलरेडी मोशन में उसको मोशन ही करना है. तो ईच ऑब्जेक्ट हैज इनर्शिया. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या हर ऑब्जेक्ट का इनर्शिया सेम होता है. तो सबसे पहले we'll understand what is the definition of inertia. So the property of an object to maintain its state. Okay, now that state may be of rest or of motion. Okay, तो state को मैंने ब्रैकेट में लिखा है of motion or rest. So if an object is at the state of motion, it want to continue the motion, and if the object is at the state of rest, it wants to continue that rest. Okay, so the property of an object to maintain its state, whether the state is of motion or of rest, is called the inertia. तो हर ऑब्जेक्ट का अपना एक इनर्शिया होता है. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हर एक ऑब्जेक्ट का इनर्शिया सेम होता है या अलग अलग होता है. सो द आंसर टू इज दैट ईच ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट इनर्शिया. हर ऑब्जेक्ट का इनर्शिया अलग होता है. तो अगर हर ऑब्जेक्ट का इनर्शिया अलग होता है, देन द क्वेश्चन अराइजेस that on what factor does the inertia depend. ठीक है, हर ऑब्जेक्ट का इनर्शिया अलग होता है, तो क्यों अलग होता है और वो किस पे डिपेंड करता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं. सो डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर इनर्शिया इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मास. इनर्शिया इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मास, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उतना उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा. If we think it in opposite way, lesser the value of mass, lesser will be its inertia. So if you are having two objects, one is heavier and one is lighter, then which object will have greater inertia? So the object having greater mass will have greater inertia. On the contrary, the object that is having lesser mass will have less inertia. इसके proper understanding के लिए let us understand certain examples. तो सबसे पहले तो हमने जो कल एक्टिविटी की थी उसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं. ठीक है, तो मैंने बोला था कि अगर आप 5 रुपीज या 10 रुपीज का थोड़ा सा हैवी कॉइन रखोगे तो वो इजीली अंदर ड्रॉप हो जाएगा. बट इंस्टेड ऑफ दैट आई पुट अ 10 रुपीज स्टैम्प, देन इट वोंट बी एबल टू मेंटेन स्टेट. वो भी कार्डबोर्ड के साथ चला जाएगा. क्यों? क्योंकि स्टैम्प का मास कम है कॉइन की कंपैरिजन में, तो जो स्टैम्प है उसका इनर्शिया भी लेस है, इसलिए वो अपने स्टेट को मेंटेन नहीं कर पाएगा, वो भी कार्डबोर्ड के साथ मूव होकर दूर चला जाएगा. बट कंपेयर टू दैट व्हेन आई टुक अ 5 रुपी कॉइन और 10 रुपी कॉइन, इट हैड अ ग्रेटर इनर्शिया, सो इट हैड ग्रेटर टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. दैट्स व्हाई व्हेन आई वाज यूजिंग अ कॉइन इन दैट केस एंड व्हेन आई फ्लिक्ड दैट कार्डबोर्ड मूव्ड, बट my coin was successful in maintaining state of rest. तो वो वहीं पे रहा, नीचे से कार्डबोर्ड चला गया, इस वजह से वो कॉइन जो है
it dropped into the glass. So we can clearly say that a 10 rupee coin had greater inertia compared to a 10 rupee stamp. Why? Because the coin had a greater mass compared to that stamp. अभी हम दूसरा भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? You all should have played football. अगर नहीं खेला है तो आपने देखा होगा. तो अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स लेते हो, एक फुटबॉल और एक स्टोन, दोनों की साइज सेम है. ओके, आई हैव टेकन वन फुटबॉल एंड आई हैव टेकन अ स्टोन ऑफ सेम साइज. नाउ आई एम किकिंग both of them with equal force. समझना प्रॉपर्ली. ओके, आई एम टेकिंग टू ऑब्जेक्ट्स जिसका शेप और साइज सेम है. वन इज अ फुटबॉल एंड अनदर ऑब्जेक्ट इज अ स्टोन ऑफ सिमिलर साइज ऑफ फुटबॉल. दोनों को आप इक्वल फोर्स से किक करोगे तो कौन ज्यादा मूव करेगा? सो इफ यू हैव अप्लाइड अ ग्रेटर फोर्स देन फुटबॉल विल फ्लाई अवे. ओके, वो दूर तक जाके गिरेगा. लेकिन जब आप वही फोर्स स्टोन पे लगाओगे तो स्टोन तो मूव नहीं करेगा. ऑन द कॉन्ट्ररी यू माइट हैव इंजरी ऑन योर लेग्स. समझ में आ रहा है? तो जो फुटबॉल था और जो स्टोन था उसमें से मास किसका ज्यादा था? तो ऑब्वियसली स्टोन हैज ग्रेटर डेंसिटी देन फुटबॉल. सो द मास ऑफ स्टोन इज ग्रेटर compared to the mass of football. So in other words, the inertia of stone is greater than the inertia of football. तो जब मैंने फोर्स लगाया तो फुटबॉल मूव कर गया. क्यों? क्योंकि उसका वेट कम था, मास कम था, उसके वजह से उसका इनर्शिया भी कम था. बट कंपेयर्ड टू दैट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टोन ऑफ द सेम साइज, as the mass of stone was greater, it had greater inertia. So when I kicked the stone did not change its position of rest due to the greater mass. So again, this example also teaches us that object having greater mass are having greater inertia. Let me give you one more example. ठीक है? You have two vehicles. There is one cart and there is one train. Okay? Now you push them both. आप दोनों को धक्का लगाओगे तो क्या होगा? अगर आप थोड़ा सा धक्का लगाओगे तो कार्ट विल इजीली स्टार्ट मूविंग. ठीक है? बट विल दैट मच फोर्स बी इनफ टू मूव द ट्रेन? इनफैक्ट नो. तो जो ट्रेन है 1 सेंटीमीटर भी मूव नहीं होगी. क्यों? सिंपल, यू हैव टू कंपेयर द मास. ठीक है? सो कंपेयर टू द कार्ट, द मास ऑफ ट्रेन इज मच मोर ग्रेटर, हेंस the inertia of train is also much more greater. और जब inertia greater होता है तो वो ऑब्जेक्ट जल्दी अपने स्टेट को छोड़ता नहीं है. So the train was rest, it will continue its position of rest because it has greater inertia. तो जो थोड़ा सा हम धक्का लगाते हैं, that force is not enough to overcome the inertia. On the opposite side, on the contrary side, if the same force is applied on cart, तो जो हमारी कार्ट है उसका मास ट्रेन की कंपैरिजन में काफी कम है, तो उसका इनर्शिया भी उतना कम है. तो जब आप थोड़ा सा फोर्स लगाते हो, दैट फोर्स ओवरकम्स द इनर्शिया एंड हेंस द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग. सो अगेन डियर फ्रेंड्स, इन 3 एग्जांपल से क्या प्रूव होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास के हिसाब से. यानी इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट ग्रेटर इज द मास, greater will be the inertia. से ये भी प्रूव हो गया कि inertia on any object will depend on its mass. ठीक है? तो हम inertia की एक और डेफिनेशन देख लेते हैं. Inertia is the natural tendency. Inertia is the natural tendency of an object to resist a change in its state of motion or rest. That means कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इट वांट्स टू कंटिन्यू इट्स मोशन, एंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट वांट्स टू रिमेन इन रेस्ट. ये हर ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल टेंडेंसी होती है उसको हम बोलते हैं इनर्शिया. और हमने इस टॉपिक में ये पढ़ा कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मास. ग्रेटर इज द इनर्शिया, greater is the mass, greater is the inertia, and lesser is the mass, lesser is the inertia. So this clearly proves that inertia and mass are clearly related with each other.
Dear students, when we studied first law of motion, we studied that some external unbalanced force is required to change the motion of the object. That means that if I apply some force on the object, then its velocity changes. Now when there is change in velocity, we say that acceleration is produced. Okay? अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है. सो इन शॉर्ट वी स्टडीड दैट सम एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कॉज एक्सेलरेशन. नाउ आवर सेकंड लॉ ऑफ मोशन describes another quantity, that is momentum. So first of all, let us understand what is the actual statement of second law of motion. So this is the statement: the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. So once again, this is the statement of second law of motion. The rate of change of momentum of an object is proportional to what? To the applied force. Force की definition हम कहाँ से लाए थे? From first law of motion, right? That some external unbalanced force is required to change the state of motion. So the applied unbalanced force in the direction of force. तो इस definition को proper समझने के लिए हमको ये term का पता होना चाहिए कि what is the meaning of momentum. Okay, momentum of an object is the product of mass and velocity. जब हम inertia की बात कर रहे थे तो inertia में सिर्फ किसका इंपॉर्टेंस था? मास. We studied that inertia of any object is directly proportional to the mass. Greater the mass, greater is the inertia. But when I talk about momentum, only mass is not sufficient. Along with mass, velocity is also important. So momentum is defined as the product of mass and velocity. एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? क्यों mass and velocity both are important? So let us say that in a game of cricket, okay, a fast moving cricket ball hits a spectator. ठीक है, किसी क्रिकेटर ने शॉट लगाई और वो जो स्पेक्टेटर है वो स्टैंड में देख के मैच देख रहा है, वो बॉल हाई वेलोसिटी आके उसको हिट करेगा, ही विल हैव द इंजरी. ओके, बट इन द गेम ऑफ टेबल टेनिस, इफ द बॉल विथ सेम स्पीड हिट्स द ऑपोजिट प्लेयर, देन डू यू थिंक दैट इट विल कॉज सेम इंजरी? द आंसर विल बी नो. अभी यहाँ पे क्रिकेट बॉल और टेबल टेनिस के बॉल दोनों की वेलोसिटी हाई थी, बट द डैमेज कॉज्ड बाय क्रिकेट बॉल वाज ग्रेटर कंपेयर्ड टू द डैमेज कॉज्ड बाय द टेबल टेनिस बॉल एंड द डिफरेंस वाज मास. यानी मास इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सिर्फ मास इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वेलोसिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है? इफ I fire a bullet from gun and try to hit a wood, then the bullet will pierce the wood. वो wood के आर पार चली जाएगी. वही बुलेट जिसका मास तो सेम ही है, अगर मैं हैंड से थ्रो करके मारूंगा तो क्या आपको लगता है कि वो बुलेट कार्डबोर्ड को पियर्स करेगी? नहीं करेगी. क्यों? दोनों बुलेट का मास तो सेम, बुलेट वाज द सेम, सो मास वाज द सेम. बट हियर when the bullet was fired from a gun, it had greater velocity. When I throw that bullet with my hand, I won't be able to create the same velocity. हाथ से मैं वो velocity नहीं ला सकूंगा. तो जब मैं हाथ से bullet throw करूंगा तो वो जो impact है वो उतना नहीं होगा कि जितना कि जब bullet गन से फायर होती है उस वक्त होता है. तो दोनों एग्जाम्पल में आपको डिफरेंस पता चल गया. So for momentum, both things are very very important, that is mass as well as velocity. Okay, किसी जगह पे मास अगर ग्रेटर है तो भी उसका इंपैक्ट कम होगा. क्यों? आपको मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं. एक बड़ा सा ट्रक, ठीक है, रोड पे खड़ा है,
उसकी वेलोसिटी है 0, ओके। सो डज दैट रिक्वायर एनी अटेंशन? आप उस ट्रक के सामने खेल सकते हो, क्यों? क्योंकि वो स्टेडी है। लेकिन अगर कोई साइकिल से 10 मीटर पर सेकंड से भी आ रहा है तो आपको रास्ता देना होगा, क्यों? बिकॉज दैट माइट कॉज इंजरी। तो यहाँ तो सिंपल लॉजिक हो गया, ट्रक है वो तो ज्यादा हैवी है साइकिल के कंपैरिजन में, ठीक है, तो ट्रक से ज्यादा डैमेज होना चाहिए, नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 थी, ओके। तो मोमेंटम और जो इंपैक्ट क्रिएट होता है, दैट इंपैक्ट डिपेंड्स ऑन बोथ द थिंग्स, दैट इज मास एंड वेलोसिटी। सो इन शॉर्ट, the definition of momentum over here is that momentum of any object is defined as the product of its two quantities. What are those two quantities? It's a product of its mass and velocity. समझ में आ गया? Okay. Now उसको अगर मुझे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो जो मोमेंटम है, याद रखना, जो मोमेंटम है उसका सिंबल होता है P। मोमेंटम is always represented by symbol P। जैसे कि हम फोर्स को F से डोनेट करते हैं, मास को स्मॉल m से डोनेट करते हैं, एक्सेलरेशन को A से करते हैं। जब हम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी कर रहे थे तो इनिशियल वेलोसिटी को U से करते थे, फाइनल वेलोसिटी को V से करते थे, डिस्टेंस ट्रैवल को S से डिनोट कर रहे थे। उसी प्रकार द मोमेंटम इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय P, ठीक है। तो हमने अभी भी डेफिनेशन देखी, जो मोमेंटम है इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास इज रिप्रेजेंटेड बाय m, वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय v। सो इन सिंपल जो हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर मोमेंटम है, जो इक्वेशन होता है वो होता है p इज इक्वल टू m इनटू v। सो इन शॉर्ट, किसी भी न्यूमेरिकल में आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मोमेंटम फाइंड करना है, देन यू शुड नो द टू वैल्यूज। व्हिच आर दोस टू वैल्यूज? यू शुड नो इट्स मास and you should know its velocity. Now the important thing to remember over here is कि जो momentum है it's a vector quantity। quantities कोई भी होती है वो दो प्रकार की होती है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें उसकी वैल्यू ही इंपॉर्टेंट होती है, उसमें उसकी डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। यानी कि अगर कोई आपसे आपका मास पूछे, ठीक है, तो उसमें एक नंबर ही चाहिए। ऐसा नहीं होता कि मेरा मास है 55 किलोग्राम नॉर्थ या 55 किलोग्राम साउथ, ठीक है, उसमें डायरेक्शन जरूरी नहीं होता है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ, उसकी जो वैल्यू होती है वो तो इंपॉर्टेंट होती है, बट इट आल्सो हैज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो हियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मींस हियर इट्स वैल्यू एज वेल एज इट्स डायरेक्शन बोथ आर इंपॉर्टेंट, इट हैज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो मोमेंटम of any object is directly dependent on the direction of its velocity। यानी कि ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम होगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा, ठीक है। सो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज अ डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। सो इन अदर वर्ड्स, व्हाटएवर इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम। नाउ इट्स SI यूनिट। तो यहाँ पे SI यूनिट आपको यहाँ इक्वेशन से भी डिराइव हो सकती है। मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास को हम का SI यूनिट लेते हैं किलोग्राम, तो मास की जगह आएगा किलोग्राम, और वेलोसिटी उसको हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड। सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सो बाय कंबाइनिंग दोस टू I will have the SI unit of momentum. The SI unit of momentum is kilogram meter per second. Okay, so you need to remember the definition of momentum, its equation as well as its SI unit. These are important questions. Okay, now the change of momentum does not only depend on force, कितना force लगा है उस पे डिपेंड नहीं करता है, but it also depends on time. टाइम भी उतना ही जरूरी है। एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं, किसी रास्ते पे अगर कार स्टॉप हो गई है, उसकी बैटरी डेड हो गई है, ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? वी हैव टू प्रोवाइड सम एक्सेलरेशन टू इट। एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं? 2-4 लोग इकट्ठा होते हैं और कार को धक्का देते हैं, ठीक है। अगर कोई लोग फॉर 1 सेकंड जोर से धक्का देके कार को छोड़ देंगे तो
तो कार स्टार्ट होगी नहीं होगी। दैट एक्सेलरेशन हैज टू बी मेंटेन्ड फॉर 4-5 सेकंड। तो आपने देखा होगा कि वो लोग इकट्ठा हो गए, उसको 5-10 सेकंड तक धक्का देंगे तो धीरे धीरे उसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा एंड अल्टीमेटली द कार विल स्टार्ट। तो जो फोर्स है, सिर्फ अगर बहुत ज्यादा फोर्स फॉर 1 सेकंड दे दिया तो कार स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। दैट फोर्स हैज टू बी मेंटेन्ड फॉर सर्टेन टाइम, ओके। सो अगेन द चेंज ऑफ मोमेंटम डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन फोर्स। फोर्स पे डिपेंड तो करता है लेकिन सिर्फ फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइम। तो जब किसी में टाइम आ जाता है तो हम रेट वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? रेट। इसीलिए ये जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसमें वर्ड आता है द रेट। द रेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ यू जस्ट राइट द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन इट विल बी नॉट करेक्ट। ये जो रेट वर्ड है वो वहां पे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो चेंज ऑफ मोमेंटम है ये सिर्फ फोर्स पे डिपेंड नहीं रहता, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइम। सो टू इंक्लूड दिस क्वांटिटी टाइम इन इट वी यूज द वर्ड रेट। सो नाउ वंस अगेन remember the statement very very properly. The rate of change of momentum of an object, the rate of change of momentum of object किस पे डिपेंड करता है? is proportional to applied unbalanced force. It's a vector quantity, तो डायरेक्शन भी आएगी। So it is proportional to the applied unbalanced force. In which direction? In the direction of force. So dear friends, this is the statement of second law of motion. इसमें आपको क्या याद रखना है? ये जो स्टेटमेंट है उसको याद रखना है। फिर एक जो नई क्वांटिटी हमने पढ़ी मोमेंटम, उसकी डेफिनेशन याद रखनी है। So what is the definition? The momentum of object is the product of its which two quantities, mass and velocity. उसका इक्वेशन हमने बनाया कि मोमेंटम उसका सिंबल है p, इट्स प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। So p is equal to m into v. We studied that momentum is a vector quantity, means it has direction. तो उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है? बहुत सिंपल है। The direction of momentum is equal to the direction of velocity, क्योंकि मास तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन नहीं आएगी, तो किसमें आएगी? वेलोसिटी में आएगी, ठीक है। So momentum is a vector quantity, it has a direction. The direction of momentum is equal to the direction of velocity. Its SI unit वो भी मैंने इक्वेशन में से निकाली। मास मेजर्ड इन किलोग्राम, वेलोसिटी मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड, तो उसकी SI यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एंड देन वी स्टडीड दैट टाइम इज आल्सो इंपॉर्टेंट, राइट? सो नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न वेरी इंपॉर्टेंट थियरी, that is mathematical formulation of second law of motion. It's a very important question that might be asked for 3 marks or 4 marks, and then we will see some practical applications of second law of motion.